नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वंदन अभिनंदन है तांडव क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे आप जानते हैं कि वर्ग 3 के सिलेबस में हमारी फिजिक्स की चर्चा चल रही थी और फिजिक्स की इन क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में आप जान रहे हैं कि एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक प्यारे बच्चे, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो यूनिट नंबर 15 में अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आप जान ही रहे होंगे प्यारे बच्चे कि आपके सिलेबस की जो यूनिट नंबर 15 है, आपके सिलेबस की जो यूनिट नंबर 15 है, यूनिट नंबर 15 में बहुत बड़ा सिलेबस दिया हुआ है। किसका बताइए? मोशन वाले टॉपिक का। मोशन वाले टॉपिक का बहुत बड़ा सिलेबस दिया जिसमें हमें गति के बारे में, गति क्या होती है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चाल क्या होता है, साथ ही साथ गति के समीकरण, गति के नियमों के बारे में पढ़ना है। तो एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, एकदम तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बोलो हाउ। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो प्यारे साथी, आज के क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो देखो हमें मोशन वाला मतलब कि गति वाला अध्याय समझना है। तो अगर हमें ये जानना है कि गति किसे कहते हैं तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तु की स्थिति के बारे में समझना होगा कि वस्तु की स्थितियां कितनी हो सकती हैं। तब हम वस्तु की जब स्थिति समझेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि गति अर्थात मोशन किसे कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चे, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि एक समान गति की चर्चा करेंगे कि एक समान गति किसे कहते हैं, ये आपके सिलेबस में सीधा सीधा दिया गया है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि असमान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ। फिर प्यारे बच्चे हम देखेंगे तत्कालिक चाल क्या होती है, औसत चाल क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। मतलब कि प्यारे बच्चे दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन, दूरी और विस्थापन ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। यहां से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि सिलेबस में सीधा सीधा दिया गया है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना है, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि वस्तु की स्थिति क्या होती है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की दो कंडीशन हो सकती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो सिचुएशन या दो पोजीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, लेट्स सी। फिर बच्चे अगर मैं वस्तु की स्थिति की चर्चा करूं, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं पोजीशन की चर्चा करूं कि इसकी क्या पोजीशन हो सकती है, तो दो पोजीशन हो सकती हैं। या तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो मतलब कि विराम में हो सकता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन अर्थात गति में हो सकता है। बहुत केयरफुली समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका एमपीईएसबी यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन बनाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ईएसबी ने यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन बनाए हुए हैं। बोलो हाउ, देखो ध्यान से। तो फिर बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट की चर्चा करूं, जैसे मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन नंबर 1 पे खड़ा था और मैंने 10 सेकंड तक देखा या मैंने 10 मिनट तक देखा तो ये मुझे पोजीशन नंबर 1 पर ही मिला। मतलब इस वस्तु की, इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहां खड़ा हूं, अगले 5 सेकंड तक यहां खड़ा रहा, 10 सेकंड तक यहां खड़ा रहा, अगले 20 सेकंड तक मैं यहां खड़ा हूं, तो इन 20 सेकंड में क्या मेरी पोजीशन बदली? तो आप कहेंगे नहीं सर, इन 20 सेकंड में आपकी पोजीशन नहीं बदली। तो इस टाइम इंटरवल के दौरान मैं कैसा रहा? रेस्ट में रहा। मैं कैसा रहा? रेस्ट में रहा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहा जाएगा? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहा जाता है जब समय के सापेक्ष उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम रेस्ट में मानेंगे। यस और नो? तो आप कहेंगे यस सर। दूसरा प्यारे बच्चे, हम देखते हैं कि गति में किसे कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब माना जाएगा जब उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइमली चेंज हो रही हो। जैसे मैं प्यारे बच्चे शुरुआत के 1 सेकंड में मैं यहां हूं, फिर मैं यहां आ गया, फिर मैं यहां आ गया, फिर मैं यहां आ गया, तो अगर आप मुझे देखोगे तो 20 सेकंड तक जो है मेरी पोजीशन चेंज होती रही। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन अर्थात गति में माना जाता है। उस ऑब्जेक्ट को मोशन अर्थात गति में माना जाता है। हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहने के लिए प्यारे बच्चे हमें यह देखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट को किसके सापेक्ष देख रहे हो।
एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो तुम्हें क्लियर हो गया कि अगर टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति नहीं बदल रही है तो वो विराम में माना जाएगा, और अगर समय के अनुसार किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब स्थिति बदल रही है तो वो गति में माना जाएगा। एक तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर लेकर चलते हैं। अगर हम एक आध एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर चलें तो मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। क्या किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में, क्या किसी मोशन ऑब्जेक्ट को रेस्ट में माना जा सकता है, या किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में माना जा सकता है? सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि ये तुम हो, है ना, मैं तुमसे कहूं कि ये तुम हो, कहां पर खड़े हो? तुम पृथ्वी पर खड़े हो, तुम पृथ्वी पर खड़े हो, ठीक है। और तुम पृथ्वी पर खड़े हो तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किस स्थिति में हो, तो तुम कहोगे सर पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं, पोजीशन नंबर 1 पे खड़ा हूं, और पोजीशन नंबर 1 पर ही मैं खड़ा हूं, तो मैं विराम की अवस्था में हूं। क्योंकि तुम अपने आप को अपने आसपास के वातावरण से कंपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारी स्थिति नहीं बदल रही, तुम विराम अवस्था में हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी पोजीशन सन के अनुसार देखूं, तो सन के रिस्पेक्ट में तो आपकी जो पृथ्वी है ना, वो लगातार किस में है? मोशन में है। वो लगातार क्या कर रही है? घूम रही है। तो अगर सूर्य के रिस्पेक्ट में देखूं तो भले ही मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं, अभी मैं किसमें हूं? आप लोग देख पा रहे होगे कि सर एक ही स्थान पे खड़े हैं, मैं रेस्ट में हूं। लेकिन मैं जिस पृथ्वी पर खड़ा हूं वो पृथ्वी तो पूरी घूम रही है ना। तो अगर सूर्य के सापेक्ष में देखूंगा तो सूर्य के सापेक्ष चूंकि पृथ्वी गतिशील है तो मैं भी कैसा हूंगा? गतिशील हूंगा। लेकिन अगर मैं अपने आप को पृथ्वी के सापेक्ष देखूंगा या अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष देखूंगा तो मैं विराम में हूं। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में कह रहे हो या किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में कह रहे हो, डिपेंड करता है कि आप किस ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हो, किसके सापेक्ष देख रहे हो। जैसे अगर आप मुझे अभी देख रहे हो तो आप कहोगे सर आप रेस्ट में हैं, आप खड़े हैं, आपकी पोजीशन वही है, जहां आप खड़े हैं आप वहीं खड़े हैं, आपकी पोजीशन नहीं बदल रही, आप इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने स्थान पर खड़े हैं, तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन मैं जिस पृथ्वी पर खड़ा हूं पूरी पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो पृथ्वी के साथ मैं भी घूम गया, तो फिर मैं रेस्ट में कैसे रहा? अगर मैं सूर्य के सापेक्ष चर्चा करूं, सौर मंडल के सापेक्ष चर्चा करूं, तो फिर तो मैं गति में माना जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पृथ्वी के सापेक्ष अपने आप को देखूं तो पृथ्वी के सापेक्ष मैं रेस्ट में हूं, या अपने आसपास के वातावरण के सापेक्ष देखूं तो मैं कैसे हूं बताओ? रेस्ट में हूं। इसका और बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी बस में बैठे हुए हैं, आप किसी बस में बैठे हुए हैं, और ये बस क्या कर रही है प्यारे बच्चे? ट्रैवल कर रही है। ये बस क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। अब बस ट्रैवल कर रही है और आप अपनी सीट पर बस में बैठे हुए हैं, बढ़िया आराम से आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं बस में। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किस में हो, तो तुम बाजू वाले सीट को देख रहे हो और अपनी सीट को देख रहे हो, है ना। और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? जुबी 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 पर, जुबी जुबी पर। तो तुम अगर एक तुम्हारी सीट ये है और एक तुम्हारी सीट ये है, दो लोग तुम लोग बस में खड़े हुए हो या बस में बैठे हुए हो, तो तुम देखोगे तो जब बस में जहां बैठे हो तुम बस में वहीं बैठे हो, तुम बस के अंदर मूव नहीं कर रहे हो। तो बस के अंदर के वातावरण के अनुसार तो तुम रेस्ट में हो। लेकिन ये पूरी बस तो चल रही है ना, पूरी बस तो चल रही है ना। लेकिन अगर मैं देखूं, अगर मैं इस बस को बाहरी वातावरण के अनुसार देखूं तो बस गतिशील है, तो आप भी गतिशील माने जाओगे क्योंकि आप उसी बस के हिस्से हो। लेकिन अगर मैं कहता कि तुम अपनी बाजू वाली सीट के कंपैरिजन में गति में हो या रेस्ट में हो, या मैं तुमसे कहता कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त बैठा है या इसी बस में तुम्हारा दोस्त बैठा है, तो तुम्हारा दोस्त जहां बैठा था वो वहीं बैठा है सीट पे, तुम जिस सीट पे बैठे थे तुम उसी सीट पे बैठे हो। अगर मैं तुम्हारे दोस्त से कंपेयर कर रहा हूं या मैं तुमको ड्राइवर से कंपेयर कर रहा हूं, तो ड्राइवर अपनी जगह बैठा है, तुम अपनी जगह बैठे हो। बस भले 1 घंटे से कंटिन्यू चल रही है, लेकिन तुम 1 घंटे से अपनी ही सीट पर अपनी जगह बैठे हो और ड्राइवर अपनी जगह बैठा है। तो ड्राइवर के कंपैरिजन में तुम तो रेस्ट पे हो, लेकिन चूंकि पूरी बस चल रही है, पूरी बस चल रही है, तो अगर मैं इस पूरी बस को इसके आसपास के वातावरण के अनुसार देखूंगा तो पहले बस नौलखा पे थी, अब कहां पहुंच गई? राजीव गांधी पहुंच गई, फिर कहां पहुंच जाएगी? फिर आप जान रहे हो कि राव पहुंच जाएगी। तो बस तो चल रही है। तो अगर मैं तुमको बाहरी वातावरण के अनुसार देखूंगा तो भले ही बस के अंदर तुम रेस्ट में हो, बाहरी वातावरण के अनुसार तुम क्या हो जाओगे? गतिशील हो जाओगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में या रेस्ट में मुझे कहना है तो मैं ये देखूंगा कि सराउंडिंग से उसे कंपेयर किया जा रहा है, यस और नो। तो आप कहेंगे हाँ सर। बट बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही है तो वो मोशन में कहलाएगा, टाइमली चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। हाँ या ना? तब कहेंगे हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ।
तो सर हमें ये समझ में आ गया कि कब किस ऑब्जेक्ट को विराम में कहेंगे, कब किस ऑब्जेक्ट को गति में कहेंगे। अब गति के प्रकार देखते हैं, अब देखते हैं गति के प्रकार देखते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले तो गति के प्रकार देखते हैं, वस्तुओं की गति के प्रकार देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर सकता है, मोशन में हो सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। तो वस्तु की गति के प्रकार देखें तो एक तो होता है प्यारे बच्चे सरल रेखीय गति, दूसरा हमें देखना है वृत्तीय या घूर्णन गति, और तीसरा हम देखेंगे दोलनी गति। दोलनी गति देखेंगे और इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। ये जो टॉपिक है ना हमारे एमपीईएसबी का फेवरेट टॉपिक में से एक है फिजिक्स के अंदर। चाहे आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हो या आप एमपीईएसबी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, एमपी पुलिस देने जा रहे हो, एसआई देने जा रहे हो, एमपीईएसबी यहाँ से क्वेश्चन बनाता ही है, जेल डिपार्टमेंट देने जा रहे हो, तो समझो बात को। गति के प्रकार देखें तो एक तो है सरल रेखीय गति, दूसरी है वृत्तीय गति और तीसरी क्या होती है घूर्णन, तीसरी होती है दोलनी गति। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मेरे बच्चे, सरल रेखा में चल रहा है, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, सरल रेखी गति कहेंगे। जैसे प्यारे बच्चे सड़क पर चलती कार की गति क्या कहलाएगी, सरल रेखी गति कहलाएगी। जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखी गति कहते हैं। नाम में ही परिभाषा छुपी और कुछ भी नहीं है इसमें। वृत्तीय गति क्या होती है, जब कोई कण या पिंड वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। और जब कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः घूम रहा होता है तो उसकी गति को घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, घूर्णन गति या वृत्तीय गति कहा जाता है। अगर प्यारे बच्चे वृत्तीय गति या घूर्णन गति की चर्चा करूं तो घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में प्यारे बच्चे कोई जो पिंड है वो किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है। घूर्णन गति में कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा होता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। अब जरा ध्यान से सुना, दोलनी गति की चर्चा करते हैं। तो दोलनी गति की चर्चा यदि मैं करूं तो अगर कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर जाए, इधर चला मैं उधर चला, ना जाने मैं किधर चला। तो जैसे तुमने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, तो इस अक्ष के इस निश्चित बिंदु के इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट निश्चित बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है तो उसकी गति को क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। तो उसकी गति को अपन क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। इसमें निश्चित बिंदु के इधर उधर गति हो रही होती है, हाँ या ना। घूर्णन गति की अगर हम चर्चा करें, जब कोई पिंड किसी निश्चित अक्ष के परितः घूमता है ना, एक वृत्तीय पथ में घूमता है, तो उसे क्या कहते हैं बताओ, घूर्णन गति कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बताओ, अपन घूर्णन गति कहेंगे प्यारे बच्चे, उसे अपन घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति के लिए एक निश्चित अक्ष होना जरूरी है और उस निश्चित अक्ष के परितः गति होना जरूरी है। जैसे आपकी साइकिल का पहिया जो है वो एक अक्ष के परितः घूम रहा होता है, जैसे झूला है एक अक्ष के परितः घूम रहा होता है, तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहेंगे। निश्चित बिंदु के इधर उधर गति हो रही है तो दोलनी गति है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखा में दौड़ रहा है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो उसे सरल रेखी गति कहेंगे। यू कैन सी बाय दी सम इमेज, आप कुछ इमेज से भी देख सकते हो। तो देखो ये कौन सी रहती है, ये प्यारे बच्चे ये सरल रेखीय गति है। ये क्या बताओ, सरल रेखीय गति हो गई। आप एक ए से बी के बीच में आपने स्ट्रेट लाइन में मूव किया, आप ए से बी के बीच में स्ट्रेट लाइन में चले, लेकिन अगर इसके पहिए की गति देखूं तो इसका जो पहिया है एक अक्ष के परितः घूम रहा है, तो पहिए की जो गति हो जाएगी ना, पहिए की जो गति हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी, वो घूर्णन गति हो जाएगी। लेकिन आपकी अगर गति की चर्चा करूं तो आप चूंकि एक सरल रेखा में आगे बढ़े, पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर 2 तक, पोजीशन नंबर 1 से लेकर पोजीशन नंबर 2 तक, चूंकि आप एक सरल रेखा में आगे बढ़े तो आपकी गति यहां पर सरल रेखी गति होगी। जैसे इसकी चर्चा करूं, जैसे तुमने बचपन में ये लट्टू घुमाया होगा, ऐसे रस्सी में बांधते थे और ऐसे जमीन पे दे मारते थे, तो तुमने देखा होगा तुम्हारा लट्टू ऐसे घूम रहा है, फिर तुम क्या करते थे, रस्सी से पकड़ के उसको हाथ पे भी उठाते थे, फिर तुम चिल्लाते थे ओ, है ना। तो तुमने देखा होगा ये तुम्हारा जो लट्टू है ये इस अक्ष के परितः घूम रहा है, ये इस अक्ष के क्या कर रहा है बताओ, परितः घूम रहा है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डिफाइंड एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा होता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट रोटेट और मूव अलोंग a defined axis then it is known as क्या, रोटेशनल मोशन, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे तुमने देखा होगा साइकिल का पहिया इस अक्ष के परितः घूम रहा होता है, ये जो अक्ष है ना इस अक्ष के परितः घूम रहा होता है। जैसे झूला देखा होगा तुमने तो एक निश्चित अक्ष के परितः ये घूम रहा है। तो इस प्रकार की गतियां जो हैं ये क्या है, ये घूर्णन गति के एग्जाम्पल हैं। ये क्या है भैया, ये एक निश्चित बिंदु है और अगर कोई ऑब्जेक्ट निश्चित बिंदु के इधर जाए, फिर निश्चित बिंदु के इधर जाए, तो इस प्रकार की जो गति होती है ना, इस प्रकार की गति जो होती है ये क्या कहलाती है, दोलनी गति कहलाती है।
तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना? तो तुम्हें आई थिंक कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो बोलो हाउ। अब आ जाओ। अब देखो, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर तो मैं लेकर चलते हैं, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट की तरफ तो मैं लेके चलते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायमेंशन कितने प्रकार के होते हैं, डायमेंशन मतलब कि प्यारे बच्चे विमाएं, नहीं समझ में आ रहा तो हल्का सा आप दिशा समझ सकते हो। देखो, फिजिक्स में कोई ऑब्जेक्ट तीन तरह से गति कर सकता है, समझो बात को, आ जाओ सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले ध्यान दो। एक तो कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से गति कर सकता है फिजिक्स में, फिजिक्स में प्यारे बच्चे गति के तीन प्रकार हो सकते हैं। कि एक तो चीज क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चे लेफ्ट राइट मूव करे, क्या करे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट मूव कर रहा हो, एक तो ये गति हो सकती है कि जैसे मैं क्या होगा बताओ, मैं ये दाएं चले गया, ये बाएं चले गया, बस समझ पा रहा हो, लेफ्ट राइट गति कर सकता हूं मैं। दूसरा क्या हो सकता है प्यारे बच्चे, आगे पीछे गति करो, आगे पीछे गति हो रही हो, आगे पीछे गति हो रही हो, जैसे मैं ये आगे चला गया या पीछे चला गया, ये एक दिशा, एक डायमेंशन ये हो सकता है। फिजिक्स में किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। कौन कौन से तीन हो सकते हैं, ओरली समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। पहली चीज तो प्यारे बच्चे, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट गति कर सकता है, जैसे देखो ये मैं गति करी, ये मैंने गति करी, तो ये कौन कैसी गति कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट गति कर रहा हूँ। दूसरा, आगे पीछे गति कर सकता हूँ। दूसरा डायमेंशन क्या हो सकता है कि मैं आगे आ जाऊं, पीछे आ जाऊं, एक दिशा ये हो सकती है, एक डायमेंशन ये हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि मैं ऊपर चला जाऊं, नीचे चले जाऊं। अब क्लास में मैं उड़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन उचक के बता सकता हूं, ये देखो ऊपर की ओर गति हुई, ये नीचे हुई, ये ऊपर हुई, ये नीचे हुई, है ना? तो ऊपर की ओर गति करी, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने आप नीचे की ओर गति हो गई। ऊपर की ओर गति करने के लिए मुझे बल लगाना पड़ा, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स के अनुसार मैं क्या हो गया, अपने आप नीचे गति कर गया। तो एक तो क्या हो सकता है कि लेफ्ट राइट मोशन हो सकता है, एक क्या हो सकता है आगे पीछे मोशन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है ऊपर नीचे मोशन हो सकता है। तो तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं पॉसिबल फिजिक्स में, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल एक डायरेक्शन में आगे जा रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल एक दिशा में बदल रही है, तो इस प्रकार की गति को एक विमीय गति कहेंगे, इसे वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल और केवल एक दिशा में बदलती है, अब वो एक दिशा है, या तो वो आगे पीछे हो सकती है एक दिशा, या तो वो एक दिशा आगे पीछे हो सकती है, या दाएं बाएं हो सकती है, या ऊपर नीचे। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल और केवल एक दिशा में बदले, तो उस ऑब्जेक्ट की गति को हम क्या कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहां है और यहां आ गया, केवल ऊपर से नीचे बस आया है, ना तो वो दाएं बाएं हुआ, ना ही आगे पीछे हुआ, तो उसे भी एक विमीय गति कहेंगे। या फिर यूं मान लो कि ये यहां था, अब ये लेफ्ट राइट हो गया, बस यहां आया, ना तो ये ऊपर नीचे हुआ, ना ही क्या हुआ आगे पीछे हुआ, बस ये लेफ्ट राइट हुआ, तो ये भी एक विमीय गति है। या यूं मान लो कि ये यहां है, ये थोड़ा सा आगे आया, ना तो लेफ्ट राइट गया, ना ऊपर नीचे गया, केवल अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन केवल और केवल एक दिशा में बदलती है, तो उसे एक विमीय गति कहा जाता है। जैसे सड़क पर दौड़ती कार की गति एक विमीय गति का उदाहरण है। मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, क्योंकि मुक्त रूप से पिंड गिर रहा है ना प्यारे बच्चे, तो वो ऊपर नीचे बस चेंज हो रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार कुछ कारणों से वो लेफ्ट राइट घूम जाता है, तो उसको फिर एक विमीय गति में नहीं कंसीडर करेंगे। वन डायमेंशनल मोशन में कंसीडर करने के लिए ये कंपलसरी है कि उसकी पोजीशन एक ही डायरेक्शन में चेंज हो, ऊपर से नीचे आया है बस, ना तो वो दाएं बाएं गया है, ना ही लेफ्ट राइट गया है, ठीक है? जब कोई पिंड प्यारे बच्चे सरल रेखा में गति करता है, तो उसकी गति को हम एक विमीय गति मानते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखा में गति कर रहा है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कि इसकी जो गति है, इसकी जो पोजीशन है, केवल एक दिशा में बदल रही है, ऐसे कि पहले ये यहां था, फिर इसी दिशा में ये क्या चली गई बताओ, आगे चला गया, तो केवल एक दिशा में इसकी गति बदली। तो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज इन वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दिशा में गति कर रहा है,
है ना, तो उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे सड़क पर दौड़ती कार की गति, मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, या मैं कह लूं प्यारे बच्चे, जब भी कोई पिंड सरल रेखा में गति करेगा तो वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो दिशाओं में बदल रही है, जैसे मान लो फुटबॉल का खिलाड़ी है, तो वो प्यारे बच्चे फुटबॉल का खिलाड़ी जो है ना, वो यहां खड़ा था, कुछ समय बाद वो कहां आ गया, यहां आ गया। मतलब वो प्यारे बच्चे लेफ्ट राइट भी उसने गति करी और आगे पीछे भी गति करी, आगे पीछे भी गति करी। वो मैदान में कहीं भी दौड़ सकता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति करता है, किसी प्लेन में गति करता है, जैसे मैदान में दौड़ते खिलाड़ी की गति, जब भी कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति करेगा तो उसकी गति को दो विमीय गति कहा जाएगा। मतलब यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो दो दिशाओं में बदले, लेफ्ट राइट भी हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए। जैसे अगर मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल पहले ये यहां था, यहां पे था और यहां से यहां था, अब ये यहां आ गया, तो देखो लेफ्ट राइट भी इसकी स्थिति बदली और आगे पीछे भी इसकी स्थिति बदली। मतलब दो दिशाओं में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाए तो उसे टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। सीधा सीधा तुम्हें रटना है और कुछ नहीं करना है कि जब भी ऑब्जेक्ट प्लेन में गति करेगा, प्लेन मतलब समतल में गति करेगा, जैसे कि उदाहरण है मैदान, जब भी कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति करेगा, किसी एक प्लेन के अंदर दौड़ेगा, प्लेन मतलब प्लेन रोड की चर्चा नहीं करी, प्लेन मतलब प्यारे बच्चे टू डायमेंशन में दौड़ेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में मोशन करेगा तो उसकी गति को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल गति कहेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आकाश में गति कर रहा है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी ऊपर नीचे भी जा सकता है, एक दिशा में बदल गई उसकी स्थिति, आगे पीछे भी जा सकता है, दूसरे दिशा में बदल गई, लेफ्ट राइट भी जा सकता है। तो पक्षी तुमसे पूछ के थोड़ी जाएगा कि भाई मैं लेफ्ट राइट जाऊं कि नहीं, वो तो पक्षी है, उसको जहां मन करेगा उसका मन करेगा आगे भी लेफ्ट राइट जाना है, लेफ्ट राइट जाएगा, उसका मन करेगा आगे पीछे जाना है, आगे पीछे जाएगा, उसका मन करेगा ऊपर नीचे जाना है तो ऊपर नीचे भी जाएगा वो। मैं समझ पा रहे हो? तो आकाश में उड़ते पक्षी की गति किस प्रकार की गति है? आकाश में उड़ते पक्षी की गति अगर हम देखें तो प्यारे बच्चे ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। या उड़ती पतंग की गति, तुम पतंग उड़ा रहे हो तो पतंग ऊपर नीचे भी जा सकती है, आगे पीछे भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है, तो पतंग की स्थिति तीनों दिशाओं में बदल सकती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में या आकाश में गति करता है, अंतरिक्ष या आकाश में गति करता है, तो उसकी गति को अपन क्या मानते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन मानते हैं। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति तीनों दिशाओं में बदल जाए तो उसे अपन कहेंगे थ्री डायमेंशनल मोशन। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो बोलो हाउ। बोलो। बस तुम क्लास को ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो समझ में ना आए, ठीक है? समझ में सब कुछ आएगा। तो तुम्हारे लिए चीजें नहीं हो सकती बेटा, मेरे लिए थोड़ी हैं। तुम्हारे लिए नहीं हो सकती हैं, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तो कई बार पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कैसे समझ में आ जाएगा, है ना? चलो अब आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चे हमारे सिलेबस में इन तीनों में से ये है, वन डायमेंशनल मोशन हमें पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में केवल ये वाला दिया हुआ है, ये वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। तो अब वन डायमेंशनल मोशन के दो टाइप हम देखेंगे। अब एक विमीय गति के दो प्रकार देखेंगे जो हमारे सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो पहले बच्चे एक विमीय गति के हम दो प्रकार देखते हैं, वन डायमेंशनल मोशन के हम टू टाइप्स देखते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं, जरा बात को समझो थोड़ा सा। दो प्रकार हैं प्यारे बच्चे वन डायमेंशनल मोशन का। जो पहला टाइप है जिसे हम कह रहे हैं क्या, जिसे हम कह रहे हैं प्यारे बच्चे, वन डायमेंशनल मोशन का पहला जो टाइप है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं एक समान मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा है असमान गति मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब मैं तुमसे एक बात बताऊं, एक दफा एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि असमान गति की परिभाषा पूछी गई, एक बार पेपर में पूछी गई असमान गति की परिभाषा, और तुम्हें बताऊं बच्चे परिभाषा गलत करके आ गए, बच्चे डेफिनेशन गलत करके आ गए। डेफिनेशन इसलिए गलत करके आ गए स्टूडेंट्स क्योंकि प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा में कुछ विशेष बात है। तो समान गति मतलब एक समान गति और असमान गति क्या कहते हैं, आ जाओ समझ लेते हैं आपके साथ। कितनी बेहतरीन इमेज भी लेकर आया हूं मैं। तो एक समान गति, कभी कभी मैं भी अच्छे काम कर देता हूं, है ना? तो एक समान गति और असमान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। ये इमेज क्लियर दिख रही है आपको?
ये इमेज क्लियर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही? चलो कोई बात नहीं, मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें। यहां आ जाओ। तो प्यारे बच्चे, हम कंपेयर कर रहे हैं किसको? यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब कि एक समान गति को हम कंपेयर कर रहे हैं। एक समान गति को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब कि असमान गति से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि असमान गति से। असमान गति से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन से उदाहरण से इसे समझेंगे, जिससे तुम्हारे दिमाग में भेजा में एक बार में बात घुस जाए, है ना? देखो ध्यान से। सपोज कि किसी ऑब्जेक्ट ने पोजीशन नंबर 1 से चलना चालू किया था, 0 से चलना चालू किया था। कुछ समय बाद वो कहां पर पहुंच गया? 2 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। कुछ समय बाद उसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। कुछ समय बाद उसने 6 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। फिर उसने 8 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसने प्यारे बच्चे 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में 2 सेकंड का समय लिया। फिर उसके बाद उसने प्यारे बच्चे 2 मीटर से 4 मीटर जाने में फिर 2 सेकंड का समय लिया। फिर प्यारे बच्चे 4 से 6 मीटर जाने में फिर 2 सेकंड का समय लिया। फिर 6 से 8 जाने में फिर 2 सेकंड का समय लिया। तो तुम क्या देख रहे हो? क्या हर टाइम इंटरवल में तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हर टाइम इंटरवल में तुम क्या देख रहे हो प्यारे बच्चे? अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, ध्यान से सुनना, यहां भी टाइम इंटरवल कितना है? 2 है। यहां भी समय अंतराल कितना है? 2 है। यहां भी समय का अंतर कितना है? 2 है। यहां भी समय का अंतर कितना है? बताओ, 2 है। लेकिन प्यारे बच्चे, इन 2 सेकंड में अगर मैं तुमसे पूछूं शुरुआती 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस चला, तो यहां से लेकर यहां तक आप जब बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ओनली 2 मीटर की डिस्टेंस चला। फिर 2 से 4 यहां पर भी कितनी चल रहा है? वो 2 मीटर की डिस्टेंस चल रहा है। फिर 4 से 6 गया तब भी कितना चला? 2 मीटर की डिस्टेंस चला। फिर 6 से 8 गया तब भी कितना चला? 2 मीटर की डिस्टेंस चला। तो तुमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में, देखो समय अंतराल हर जगह समान है और दूरियां भी हर जगह समान है। दूरियां भी हर जगह समान है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करता है, whenever any object travel same distance in same interval of time, then it is known as uniform motion. अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, अगर कोई ऑब्जेक्ट, प्यारे बच्चे, अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में, देखो समय अंतराल भी समान है, हर जगह समय का अंतर समान है और दूरियां भी समान है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय कर रहा है, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति मतलब यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बोलो हाउ। ये तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी परिभाषा पढ़ के बच्चा इसको गलत कर देता है। जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं ना, वो इसकी परिभाषा पढ़ के इसको गलत कर देते हैं। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गंदी चीज है, ले डूबती है। जब मैंने बच्चे से पूछा कि एक समान गति किसे कहते हैं, तो बच्चे ने बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे तो उसकी गति को एक समान कहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, असमान किसे कहते हैं? तो बच्चे ने पता गलती क्या कर दी? बच्चे ने असमान गति की परिभाषा में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की परिभाषा में क्या गलती करी? तुम जरा पकड़ना। वो बोलेगा जब कोई वस्तु असमान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करता है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है। हो गई गलती। हाँ, हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूं। बेटा गलती हो चुकी है, क्योंकि प्यारे बच्चे समय अंतराल दोनों गतियों में एक समान होते हैं। उदाहरण से समझाता हूं तो समझ में आएगा कि असमान गति किसे कहेंगे। मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने 0 से चलना चालू किया और प्यारे बच्चे पहले कितना गया बताओ? वो 2 मीटर चला। पहले कितना चला? 2 मीटर। फिर उसके बाद वो कितना चला गया बताओ? 5 मीटर चला गया। फिर उसके बाद वो कितना चला गया बताओ? 9 मीटर चला गया। फिर उसके बाद कितना चला गया? वो देखो 17 मीटर चला गया। पहली बार उसने 0 से 2 जाने में 2 सेकंड का समय लिया। उसके बाद 2 मीटर से 5 मीटर जाने में फिर 2 सेकंड का समय लिया। तो ये कैसे हुआ होगा? यहाँ स्पीड उसने बढ़ा ली होगी। फिर 2 मीटर से 4 मीटर जाने में फिर 2 सेकंड का समय लिया, मतलब स्पीड और बढ़ा ली उसने, तो कम समय में ज्यादा दूरी चला गया। फिर उसने स्पीड और बढ़ा ली तो 2 मीटर में जाने में
9 से 11 जाने में, 9 से 17 जाने में फिर 2 मीटर का समय लिया, 2 सेकंड का समय लिया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो पहली बार पहले अंतराल में कितनी दूरी चला, तो आप कहोगे सर पहले अंतराल में वो 2 मीटर चला, दूसरे अंतराल में वो 3 मीटर चला, क्योंकि 2 से 5 गया मतलब 3 मीटर चला ना भाई, इतना तो आता है तुम्हें। फिर 5 से 9 गया मतलब कितना चला, वो 4 मीटर चला। फिर 9 से 17 जा रहा है मतलब कितना चल रहा है, वो 9 से 17 जा रहा है मतलब कितना चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है। तो तुम देखोगे कि समय अंतराल तो इस बार भी समान है, समय अंतराल तो इस बार भी समान है, लेकिन चली गई दूरियां असमान है, चली गई दूरियां असमान है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, ध्यान से सुनना, जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में, समय अंतराल यहां भी समान होता है, यहां भी समान होता है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान गतियां चले, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान गति चले, असमान दूरी तय करे, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, असमान गति। यहां क्या था, यहां पर दूरी भी समान थी और समय अंतराल भी समान था, तो यहां पर समय अंतराल भी समान था और दूरी भी क्या थी बताओ, समान थी। तो अब ध्यान से दोनों की परिभाषा सुनना और गलती तुम क्या कर देते हो वो भी जान लेना। अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, और अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे, मतलब समय का अंतराल यहां पर भी समान होगा, लेकिन बच्चा क्या बोल देता है कि असमान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, समय अंतराल यहां पर भी समान होगा। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे तो उसकी गति को क्या कहेंगे, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है ना। चलो, क्योंकि कंपेयर करना है तो किसी एक पैरामीटर को तो हमें क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। समझ में आया। तो जो समझाया है वही परिभाषा में लिखा है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो उसे क्या कहेंगे, एक समान गति। और जब कोई वस्तु समान समय में क्या करे, असमान दूरी तय करे तो उसको क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। उम्मीद है बात तुम्हें समझ आ गई होगी। बोलो हाउ। समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर तुम्हें लेके चलते हैं। अब तुम्हें, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे, वो है हमारा किसका बताओ। अगला जो कॉन्सेप्ट है, देखो मैं तुम्हें चाल तो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले दूरी और विस्थापन समझना पड़ेगा, तब तो चाल समझ पाओगे। चाल एकदम से थोड़ी समझ पाओगे, चाल एकदम से नहीं समझ पाओगे तुम, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। जब तुम दूरी और विस्थापन में अंतर समझ जाओगे तब तुम चाल भी समझ पाओगे, है ना। पहले तुम्हें दूरी और विस्थापन में अंतर समझना होगा। मेरी बात समझ में आती तुमको, बहुत अच्छे से आती है। आ जाओ। तो पहले बच्चे अगला कॉन्सेप्ट है, हमें दूरी और विस्थापन मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है। हमें समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको देखेंगे, ध्यान से समझना। दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो दूरी और विस्थापन को समझने से पहले एक और छोटा कंसेप्ट, सब कॉन्सेप्ट में यहां पर कवर कर देता हूं आपके साथ। ठीक है, एक छोटा कंसेप्ट यहीं पर कवर कर देते हैं, फिर उसके बाद वापस से आएंगे कहां पर, दूरी विस्थापन को समझने के लिए। तो अभी दूरी विस्थापन को यहीं रोकते हैं और तुम्हें एक दूसरी दुनिया में लेकर चलते हैं, तुम्हें तारों के शहर में लेके चलते हैं। तो चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, चलो ले चले तुम्हें तारों के, आ गए तुम तारों के शहर में आ गए।
सर दूरी विस्थापन को आप वहीं छोड़ाए और आप ये सदिश सदिश की बात करने के लिए, इस बात के लिए आप मुझे यहाँ लेके आए हो क्या? इसी दिन के लिए मैं जी रहा था? हाँ, पहले तुम्हें सदिश और अदिश राशियों को समझना पड़ेगा, उसके बाद दूरी विस्थापन समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब दूरी और विस्थापन पढ़ाऊंगा ना, तो मैं बोलूंगा कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है, तुम सिर हो जाओगे कि ये क्या होता है सदिश सदिश। इसलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को यहाँ पर क्लियर कर लो, फिर हम वापस से चलेंगे और दूरी विस्थापन को समझेंगे। ठीक है, देखो फिजिक्स में प्यारे बच्चे अगर हम चर्चा करें, फिजिक्स में प्यारे बच्चे अगर हम चर्चा करें राशियों की, मतलब कि क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं, इसके पहले आप जानते हैं मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। इसके पहले मैं आपको यूनिट और डायमेंशन वाला टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, है ना? ठीक है, तो राशियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है प्यारे बच्चे स्केलर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं अदिश राशि, और दूसरी तो होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। एक और राशि होती है जो अमूमन बहुत सी किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ हायर स्टडी में इसका यूज होता है, जिसे हम टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं, जिसे प्रादिश राशि भी कहा जाता है। बट हमारे काम का ये नहीं है, तो इसको हम होल्ड करेंगे, इस पर ज़्यादा समय नहीं देंगे। हमारे काम की अदिश राशि और सदिश राशि है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, कभी कोई तुम अच्छा एग्जाम देने चले जाओ तो वहाँ पर तुम्हें हेल्प हो जाएगी। प्रादिश राशियाँ वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है ना, तो उसे प्रादिश राशि कहेंगे। बस इतना ही याद रखना है, ना इसको समझना है, छोड़ दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो छोड़ ही दो, मत पढ़ो। उदाहरण क्या है, जैसे प्रतिबल है, जैसे जड़त्वागुण है, जैसे स्ट्रेस हो गया, जैसे आपको हम जानते हैं हमारा इनर्शिया हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या आप मान सकते हैं हमारे क्या हो गया बताओ, स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गई। ठीक है, इन सबको छोड़ो, ये हमारे काम का नहीं, सिर्फ हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो। प्रादिश राशि हमारे सिलेबस का भाग है ही नहीं, तो छोड़ो इसको, जाने दो। क्यों बता दिया सर? बीच में आ गया तो बता दिया, कि थोड़ा इतना भी पता रहे कि कभी अगर दूर तलक बात जाए तो ये पता रहे कि हाँ हाँ प्रदेश प्रदेश से कुछ सुना था हमने, टेंसर क्वांटिटी जैसा भी कुछ सुन के आए हैं हम, लेकिन मूल कंसेप्ट हमें समझना ये है, अदिश और सदिश ये दो हमारे सिलेबस में है। जिसको ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल आंख बंद करके छोड़ दो, क्योंकि ये मैंने तुम्हें समझाया ही नहीं, वो समझाऊंगा भी नहीं, क्योंकि सिलेबस का भाग है नहीं। हमारे सिलेबस में हमें सदिश और अदिश और सदिश को समझना है, तो इनको समझते हैं। आ जाओ, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए हो, देखो किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए अगर मुझे केवल परिमाण की आवश्यकता पड़े, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अदिश राशि कहते हैं। जैसे तुमने मुझसे पूछा कि सर एक बात बताओ कि किसी पदार्थ में, इस पदार्थ में कितनी ऊर्जा है, तो मैंने कहा यार इसमें जो है 100 जूल एनर्जी है। क्या बताओ? 100 जूल एनर्जी है। तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम ऐसे लिख रहे होते हैं ना, तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर हम लिखते हैं, ये बता रहा होता है परिमाण को, बता रहा होता है। ये जो पीछे लिखते हैं ये इकाई को बताता है। किसको बताता है बताओ? इकाई को, कि कोई भी चीज को किस में माप रहे हैं। जैसे हम ऊष्मा की चर्चा करें तो ऊष्मा को मैं माप रहा हूं जूल में, तो ये जो आगे नंबर लिखा होता है वो परिमाण को बताता है। लेकिन ऊष्मा को व्यक्त करने के लिए कभी भी दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही है ना, ऊर्जा को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने मुझसे पूछा सर आपका द्रव्यमान कितना है, मैंने कहा देखो मेरा जो द्रव्यमान है वो 70 kg है, 70 kg है। तो ये जो संख्या लिखी है ना, ये परिमाण को बता रही है, और ये जो लिखा है ये इकाई को बता रही है। इकाई को, कि भैया द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इकाई को बता रहा है। क्या द्रव्यमान को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे सर, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि सर भार कितना है आपका, तो मैंने तुमसे बोला मेरा भार 80 न्यूटन है, तो भार की दिशा होती है, भार हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर आता है, लगता है। बताया था कि नहीं? हाँ सर बताया था, गुरुत्वाकर्षण वाले अध्याय में बताया था कि भार एक बल है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। तो भार को प्यारे बच्चे दिशा के साथ दर्शाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चे वेग है, वेग को दिशा दर्शाने के लिए दिशा चाहिए होती है। जैसे प्यारे बच्चे बल है, मैं तुमसे बोलूंगा कि 5 न्यूटन का बल लगाओ, तुम समझदार हो तो तुरंत मुझसे पूछोगे सर किस दिशा में लगा दें? 5 न्यूटन का बल छत पे लगा दें, कि जमीन पे लगा दें, कि इस बोर्ड पे लगा दें, कि सामने वाली दीवार पे लगा दें, कि आपके ऊपर लगा दें? आखिरकार किस दिशा में लगाऊं मैं 5 न्यूटन का बल? क्योंकि बल को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए।
ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं अदिश राशियां। लेकिन कुछ भौतिक राशि ऐसी भी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिनको दर्शाने के लिए हमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। उन्हें कहते हैं क्या? सदिश राशियां कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना। दूरी हुआ, दूरी हमारा हुआ प्यारे बच्चे, दूरी हो गया हमारा, चाल हो गया, दूरी हो गया हमारा, चाल हो गया, ये सब क्या है बताओ सर? दूरी हुआ, चाल हुआ, ऊर्जा हुआ, आयतन हुआ, ऊष्मा हुआ, ये सब की सब क्या है? अदिश राशियां हैं। तो हर वो राशि जिनको दर्शाने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, उन्हें कहेंगे अदिश राशि। ठीक है। प्रेशर भी अदिश राशि, ध्यान रखना। विभवांतर, कार्य, ऊष्मा, समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन, दाब, दूरी, चाल, ये सब की सब अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको दर्शाने के लिए केवल और केवल परिमाण चाहिए होता है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। लेकिन विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, बल हुआ, भार हुआ, संवेग हुआ, क्षेत्रफल हुआ, हाँ 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 हाँ, यू हैव टू रिमेंबर, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स। ध्यान रखना, बच्चे यहां गलती करते हैं, क्षेत्रफल को बच्चे मान लेते हैं अदिश राशि। गलती नहीं करना, क्षेत्रफल सदिश राशि है बेटा। ठीक है ना? चलो, तो मैंने सदिश और अदिश बता दिया, है ना? तो भैया तुम्हें क्या पता लगा कि सर दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। जब भी मैं विस्थापन बोलूंगा तो साथ ही साथ दिशा भी लिखना पड़ेगा, दिशा भी बताना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। एक बार कहानी को कंक्लूड करता हूं, एक बार पूरी कहानी को कंक्लूड कर देता हूं। कहानी कंक्लूड कुछ इस तरह से मैं कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो रही है तो वो अदिश राशि है, और अगर किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो रही है, परिमाण तो चाहिए ही, दिशा भी चाहिए, तो वो सदिश राशि होती है। हाँ या ना? तो आप कहोगे हाँ सर। मेरी बात समझ में आती है आपको? बहुत अच्छे से आती है, तो बोलो हाउ। है ना? चलो, अब हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि अब हम पढ़ सकते हैं किसको? दूरी, और दूरी और हम पढ़ सकते हैं किसको बताओ? विस्थापन को पढ़ सकते हैं। दूरी और विस्थापन को हम पढ़ सकते हैं। आ जाओ, ठीक है, आपके साथ चलते हैं। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन को पढ़ेंगे। तो एक बार जरा दूरी विस्थापन शुरू करने से पहले, क्योंकि दूरी विस्थापन एक बड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार जरा हल्का सा रिवीजन दे देता हूँ, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या बताया इसमें। क्योंकि दूरी और विस्थापन जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते ही हैं यहाँ से। तो पहले बच्चे, सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने तुम्हें क्या किया? पहले तो मैंने तुम्हें ये बताया कि देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं अपने सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। हमारे सिलेबस में तुम देख रहे हो क्या लिखा है? दूरी लिखा है, विस्थापन लिखा है, चाल लिखा है, वेग लिखा है। देखो क्या लिखा है? एक समान गति लिखा हुआ है, एक समान त्वरित गति लिखा है, गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, सब कुछ लिखा हुआ है ना? तो आ जाओ। तो सबसे पहले तो सर आपने मुझे बताया, सबसे पहले आपने मुझे बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्थिति हो सकती है? दो हो सकती हैं। या तो ऑब्जेक्ट किस में होगा? विराम में होगा, या ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में। अगर समय के साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट को मानेंगे रेस्ट में, मतलब विराम में। और अगर टाइमली किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? उसे गति में कहेंगे। फिर आपने सर हमें गति के प्रकार बताए। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है देन उसकी गति को सरल रेखी कहेंगे। किसी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है, अक्ष के परितः घूम रहा है तो घूर्णन गति कहेंगे। अगर किसी बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है, बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है तो उसकी गति को दोलनी गति कहेंगे, है ना? फिर आपने मुझे कुछ एग्जाम्पल भी बताए सर। फिर आपने मुझे बताया कि अगर किसी वस्तु की गति केवल एक दिशा में बदल रही है तो उसकी गति को क्या कहेंगे बताओ? एक विमीय गति। अगर कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है तो उसकी गति को वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना? जैसे सड़क पे दौड़ती कार की गति। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो दिशाओं में बदल रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति कर रहा है, प्लेन में गति कर रहा है ना,
तो उसे कहेंगे क्या बताओ, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। प्लेन मतलब ये प्लेन मत समझ लेना, प्लेन मतलब बेटा समतल एरिया की चर्चा कर रहा हूं मैं, समतल एरिया की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट समतल में गति कर रहा है तो उसकी गति को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आकाश में गति कर रहा है, जैसे आकाश में पतंग उड़ रही है, आकाश में एरोप्लेन उड़ रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो उन सब की गति को क्या कहेंगे बताओ, थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना। यहां से एक एमसीक्यू बनाता हूं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बना के देता हूं, आ जाओ आंसर करना, जरा कमेंट सेक्शन में छापो आंसर। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर जाया करो, क्योंकि मैं खुद आप सभी लोगों के कमेंट देखता हूं वीडियो एंड होने के बाद कि किसने क्या कमेंट किया। जैसे कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं, डाउट पूछते हैं, तो उनके डाउट मैं क्लियर भी कर देता हूं कमेंट सेक्शन में, है ना। तो कमेंट किया करो आप सभी लोग, जरूर कमेंट किया करो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेज भी दिया करो, ठीक है। लिंक को शेयर भी किया करो, है ना। आ जाओ आ जाओ। तो जैसे एक मैं तुमसे गति करता हूं कि पानी के अंदर, पानी में पनडुब्बी, पनडुब्बी की गति है या होती है। फर्स्ट ऑप्शन एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा ऑप्शन दो विमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। तीसरा ऑप्शन त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। बताओ। तो तुम जानते हो सर कि पानी के अंदर जो पनडुब्बी चल रही है ये स्वतंत्र है, ये आगे पीछे भी जा सकती है, ये दाएं बाएं भी जा सकती है, ऊपर नीचे भी जा सकती है। तो पनडुब्बी जो है पानी के अंदर, ये आगे पीछे भी जा सकती है। पनडुब्बी पानी के अंदर, ये प्यारे बच्चे आप जानते हैं पनडुब्बी आगे पीछे भी जा सकती है, आगे आ गई पीछे चली गई, आगे आ गई पीछे चली गई, तो आगे पीछे भी जा सकती है। ये दाएं बाएं भी जा सकती है, पनडुब्बी पनडुब्बी दाएं बाएं भी जा सकती है, और पनडुब्बी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। मतलब पनडुब्बी पानी के अंदर अपनी स्थिति तीनों दिशाओं में बदल सकती है। तो पानी के अंदर पनडुब्बी की गति को क्या मानोगे, थ्री डायमेंशनल मोशन मानोगे। ये क्वेश्चन पे आपको बताऊं पूछा जा चुका है, क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो फिर थोड़े होंगे और बड़े सर, तो फिर आपने मुझे एक समान गति और असमान गति बताया कि अगर किसी वस्तु की स्थिति, अगर कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां जा रहा है तो उसे एक समान गति कहेंगे, लेकिन समान समय अंतराल में असमान दूरी जा रहा है तो उसे असमान गति कहेंगे। फिर आपने सदिश और अदिश राशियों के बारे में बता दिया सर कि अगर किसी राशि, भौतिक राशि को दर्शाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, देन इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इस प्रकार की जो हमारी राशियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वेट है हमारा, आप जानते हैं मोमेंटम है हमारा, इंपल्स है हमारा, जानते हैं एरिया है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे इस वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्केलर क्वांटिटी की चर्चा करें तो ये एग्जांपल याद रखना, जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो एग्जांपल यहाँ मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा तो आपको कंसेप्ट बता दिया ना कि केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो अदिश, जैसे कि डिस्टेंस हुआ हमारा, स्पीड हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ, एनर्जी हुआ, हीट हुआ, वॉल्यूम हुआ, हमारा वर्क हुआ, हमारा प्रेशर हुआ, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये सब की सब क्या है, अदिश राशियां हैं। ये हमारे काम की चीज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बताओगे सभी लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही होगी सबको, उम्मीद है, और सभी लोग कमेंट करके बताओगे सब कुछ क्लियर है। तो आप जान रहे हैं कि क्लास में आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं, आपको लिखना होगा शिवम सर साइंस, है ना। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप सभी लोग रिवीजन में कमी नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो हम तो सिलेबस कराने के लिए खड़े हुए हैं, हम रात में भी आ जाएंगे, दिन में भी आ जाएंगे, जब समय मिलेगा तब आपके लिए आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के आर यू रेडी, आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो, क्या तुम तैयार हो, जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो तुम्हारे माइंड तक जा रहा है, क्या तुम उसको रिवाइज कर रहे हो या नहीं। तो मेरी बात मान लेना एक बात, के दिन के 2 घंटे रिवीजन करना कि दिन भर में पढ़ क्या रहे हो। सोने से पहले 2 घंटे इस बात को देना जरूरी है कि तुमने पूरे इस सेशन में क्या पढ़ा, तो चीज़ों को रिवाइज करना जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे देखो, सिलेक्शन लेने वाला एक स्टूडेंट वो स्टूडेंट होता है ना
जो पता है उतना ही टाइम रिवीजन को भी दे रहा होता है जितना पढ़ने को दे रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में क्या लगा, पढ़ने 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 पर सिलेबस खत्म कर लें, आगे बढ़ लें, आगे बढ़ लें, फिर पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर इतना बड़ा सिलेबस हो जाएगा, सारे नोट्स बन जाएंगे, फिर रिवीजन करने बैठेंगे तो कॉपी देख के घबरा जाएंगे, यार इतना सारा रिवाइज करना है। लेकिन अगर तुम साथ ही साथ रिवीजन करते जाओगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो रिवीजन प्यारे बच्चे पैरेलल ही करना है आपको, है ना, ध्यान रखिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेशन तो हम लोग करवाएंगे ही सही आपको, और टाइम और एग्जामिनेशन टाइम पे मैराथन सेशंस की मदद से जितना मैक्सिमम हो सकेगा उतना मैक्सिमम रिवीजन हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बट जो मेन रिवीजन है प्यारे बच्चों आपको अपने साइड से करना पड़ेगा। बोलो हाउ, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे वो हमें समझना है अपनी इस दूरी, जिसे हम कहेंगे क्या बताओ, डिस्टेंस और विस्थापन में अंतर। विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखना है ना। तो एक तो चीज आपको पता लगी गई, एक तो चीज आपको पता लग गई कि सर हम जान ही चुके हैं, हम जान ही चुके हैं। एक चीज तो सर आपने हमें बता ही दी, आपने हमें एक चीज तो बता ही दी कि दूरी जो है सर ये अपने आप में अदिश राशि है। ये अपने आप में कैसी राशि है, अदिश राशि है। सर एक चीज तो यहां पर आपने क्लियर ही कर दी। और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी आपने एक चीज क्लियर कर दी कि जो मेरा विस्थापन है, विस्थापन अपने आप में सदिश राशि है। अपने आप में कैसा बताओ, सदिश राशि है। मतलब सर ये अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं चर्चा करूं तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बोलो हाउ, हाँ सर। अब दूरी और विस्थापन को हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न लेंगे और न्यूमेरिकल प्रश्न के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले डेफिनेशन जान लो। डेफिनेशन ये है प्यारे बच्चे कि चले गए पथ की कुल लंबाई को, चले गए पथ की कुल लंबाई की कुल लंबाई, चले गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती, दूरी कहलाती है। लेकिन विस्थापन की चर्चा करें कि विस्थापन क्या होता है, वैसे मैं न्यूमेरिकल प्रश्न कराऊंगा तब तो मैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर मुझे न्यूमेरिकल कराना जरूरी है और यहां से आपके ईएसबी ने न्यूमेरिकल पूछे भी हैं, है ना। विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु ने जहां से चलना चालू किया उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, है ना। और जहां पर वो लास्ट में पहुंची उसे अंतिम बिंदु कहते हैं। तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की, बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होता है, विस्थापन होता है। विस्थापन है। न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर चला, फिर उसके बाद वो कहां चला गया, उसके बाद वो फिर 5 मीटर चला, उसके बाद वो कहां चला गया, फिर 5 मीटर चला। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फिर ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, फिर डी पे गया और उसका लास्ट पॉइंट डी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो कुल कितनी दूरी चला तो तुम कहोगे सर दूरी तो होती है चले गए पथ की कुल लंबाई। कुल लंबाई मतलब कुल कितना चला वो, तो कुल कितना चला, 5 5 10 5 15। तो दूरी अगर तुम देखोगे तो इस केस में तुम दूरी देखोगे तो दूरी कितनी निकल के आ रही, 15 मीटर निकल के आ रही। दूरी कितनी निकल के आ रही, दूरी निकल के आ रही है 15 मीटर निकल के आ रही है। मतलब क्योंकि चले गए पथ की वास्तविक लंबाई या चले गए पथ की कुल लंबाई, तो कुल कितना चल रहा है वो क्या हो गई बताओ, दूरी। विस्थापन क्या होता है सर, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनकी बीच की मिनिमम दूरी कितनी है बताओ, 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखना, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
आई होप आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अभी दूरी और विस्थापन में मुझे बहुत कुछ समझाना है जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, तो इसमें मुझे अभी बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है ना। चलो, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदा दिल रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके डाउट जरूर डालें, जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।